एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म बच्चों। और आज की क्लास में हम नरेशन के पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नरेशन में चेंजेस कब करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हमने डिक्लेरेटिव का रूल पढ़ा हुआ था। एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप अगर करा दूं हमने क्या डिस्कस किया था। जैसे एक सेंटेंस लिखा था हमने, यू सेड टू मी आई एम टीचिंग इंग्लिश। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है। हमें कैसे पता बच्चों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा जो हमारे पास गिवन है, जो कोटेड स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, और ये डायरेक्ट स्पीच होता है। सबसे पहले हम यही देखने का काम करते हैं कि जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है बच्चों, इसका ये सेंटेंस का नेचर क्या है। और आप सभी को पता होगा इसका जो नेचर है वो डिक्लेरेटिव है। जैसे ये डिक्लेरेटिव हुआ, इस कोमा को बच्चों हमने कहाँ चेंज किया? दैट में। And we have already discussed in which case we change said to into told, और in which case said remains said बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये told बन जाएगा। ये दो लोग कभी नहीं बदलते। ये सब हमने पिछली वीडियो में बेटा डिस्कस किया हुआ है। अभी जो लिखा हुआ पर्सन आपको दिख रहा है आई, ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन माय डियर लर्नर्स स्पीकर होता है, ये यू से चेंज हो जाएगा और यहाँ बनेगा हमारे पास यू। और जो ये टेंस है बेसिकली इसका जो कोर है, रिलेशन है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों सैड होगी या फिर आस्क्ड होगी या कोई भी सेकंड फॉर्म होगी तो ही ये टेंस चेंज होगा। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में या फिर फ्यूचर में रहेगा तो इसका जो टेंस है बच्चों वो ऐसी कांस्टेंट रहेगा, टेंस को चेंज नहीं करना है। तो हमने देखा बॉस ये लिखा हुआ पास्ट है तो हमारे पास बन जाएगा ये। चलिए, जिन बच्चों ने इसकी पहली पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो पार्ट 1 को जरूर देखें, फिर इस वीडियो पे आए आराम से। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए ही पहले 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन उन बच्चों के लिए। लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सी सेड टू मी आई हैड फीवर, या कर लो इसको आप, आई वॉज इल, आई वॉज इल। और दूसरा क्वेश्चन उनके लिए है, शी सेड टू मी आई हैड फीवर। ये 2 सवाल बेटा, 2 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाने हैं। और बेसिकली इन क्वेश्चंस में ये है कि आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो कितना अच्छा समझा और आपकी टेंस पे कितनी अच्छी पकड़ है। जिसकी टेंस पे अच्छी पकड़ होगी वो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चों डायरेक्ट से डायरेक्ट बना देगा। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हड़बड़ी में या कम जानकारी की वजह से गलत कर बैठे। आप वीडियो को आराम से पॉज करना और फिर इसको सॉल्व करना। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, हमें बात तो समझ में आ गई कि सर यहाँ पे जो गेम है पहले यही चेक करना है। ये हमने देखा डिक्लेरेटिव है तो डैट आ गया, ठीक है बॉस। उसके बाद इसको चेंज करते हैं जी, डिक्लेरेटिव वैसे ही टोल्ड आ गया, और ये बॉस मी का मी रहेगा, शी का शी रहेगा। शी टोल्ड मी दैट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब सवाल ये आया अगला कि सर ये लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर होगा, स्पीकर हमारा यहाँ पे होता है बच्चों, ये स्पीकर होगा, स्पीकर से चेंज करेंगे तो सी का शी आ गया। ये जो लिखा हुआ वॉज है ये अपने आप में टेंस कौन सा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई इसको बच्चे गलती कर बैठेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बच्चों। बता दूं आपको ये सिंपल पास्ट है। क्या बच्चों? ये सिंपल पास्ट है। क्यों बेटा? ये जब इसके वॉज के साथ अगर आईएनजी लिखा होता बेटा तो होता ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। गेटिंग माय पॉइंट? अभी ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब से कनेक्टेड है और ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी समझ सकते हैं इसको हम। ये लिखी हुई बेटा सेकंड फॉर्म है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट को माय डियर लर्नर्स हम टेंस में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो ये चेंज होता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट। इट मींस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। पास्ट परफेक्ट का बच्चों रूल क्या है आप सभी को पता ही होगा कि सर हेड लगाओ और हेड के बाद जो वर्ब ऊपर थी उसकी थर्ड फॉर्म। तो सर ये बी की फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, और थर्ड फॉर्म बच्चों बीन होती है।
तो यहाँ पे क्या आएगा जी, बीन, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ भाई सभी को? क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब ये बात समझ में आ गई तो कमेंट्स में अगर थम्स अप जरूर कर देना भाई। अब आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन फिर से हमने वही देखा सर, एक कोटेड स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है हमारे सामने ये डिक्लेरेटिव है। अगर ये बच्चों डिक्लेरेटिव है हमारे पास जो भी लिखा हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले बदलाव दैट होगा, ठीक है बॉस। दूसरा बदलाव बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास टोल्ड होगा, और दो चीजें बिल्कुल वैसी, ना वो बदलेगी और ना मैं, मतलब ना स्पीकर ना लिसनर, दोनों ऐसी की ऐसी रहेंगे बेटा, ध्यान देना, ठीक। ये आई फिर से फर्स्ट पर्सन, फिर से स्पीकर से चेंज, ये हुआ शी। अब देखो बेटा फिर वही गलती आप दोबारा यहाँ कर सकते हो कि हैड को बच्चे देख के जनरली पास परफेक्ट समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब होगा बच्चों पास्ट परफेक्ट, लेकिन सिर्फ अकेला हैड है उसके बाद नाउन लिखा हुआ है तो वो सिंपल पास्ट होगा बेटा। तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसको भी हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। और बच्चों पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट, एक हैड हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। तो एक हैड तो यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना ही करना है बच्चों। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमारा वर्ब बच्चों पे क्या है, हैड, खुद एक वर्ब भी है, और इसकी थर्ड फॉर्म में बच्चों क्या होती है, हैड। तो इस बात से अब सरप्राइज्ड मत होना ज्यादा कि सर दो हैड, यस वी यूज टू हैड बैक टू बैक, हम दो हेड को यूज करते हैं बैक टू बैक इन दैट कंडीशन, क्योंकि एक हेड हमारे पास बच्चों पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट में था, सिंपल पास्ट में था, और उसको जब हम चेंज करेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट में तो एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, इसलिए दोनों हेड आएंगे, ये एब्सोल्युटली राइट है। एक बार इसको आराम से वीडियो को दोबारा 2-3 बार देखना, आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी, ठीक है बॉस। आगे बढ़े, चलिए आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है नरेशन का वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप सभी को पता ही होगा बॉस इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है, ध्यान सुनना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये डिक्लेरेटिव का बिल्कुल उल्टा होता है, और इंटेरोगेटिव कहने का मतलब इस स्टेटमेंट के आखिरी में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ आस्क होगा, कुछ डिमांड होगी किस चीज की, बात समझ में आ गई बच्चों। तो इंटेरोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से डब्ल्यूएच फैमिली भी आप एड अप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको डिटेल थोड़ा समझें तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक होता है हमारे पास ओपन एंडेड, क्या होता है बच्चों, ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओपन एंडेड, और एक होता है क्लोज एंडेड, ठीक है बच्चों, क्या होता है एक क्लोज एंडेड, ठीक है, क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बेटा ध्यान से समझना, क्लोज एंडेड नाम से ही आपको शायद समझ में आ रहा होगा बॉस कि क्लोज एंडेड है ये। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, इन विच कंडीशन या इन विच क्वेश्चन कंडीशन जिसका हम रिप्लाई बिना मुंह को खोले दे सकते हैं, यस और नो ऐसे हिला के भी सर, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज एंडेड कहते हैं, मतलब वो क्वेश्चन जिनका रिप्लाई हम यस और नो में दे सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज एंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बिल्कुल, जिन क्वेश्चन का रिप्लाई हम यस और जिन क्वेश्चन का रिप्लाई बच्चों हम यस और नो में दे देते हैं वो होते हैं क्लोज एंडेड। इनकी खासियत क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। वहीं ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर इंटेरोगेटिव फेज, यह ओपन एंडेड जिसमें हमें WH फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या होगा बच्चों, WH फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हु, हाउ, व्हिच, व्हाई, ऐसे कुछ इंटेरोगेटिव का। बात समझ में आ रही बेटा। तो ध्यान देना इसमें क्या होता है, ये WH फैमिली पहले आएगी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो पहले ये दो चीजें समझ जाना, ये बहुत जरूरी जानकारी है, इसके बाद ही हम आगे चले तो बेहतर होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट अगर है तो पीछे जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है उसको जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि इन सब के आंसर्स वही मिलेंगे, ठीक।
अब आइए जी क्वेश्चन पे। हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन ले देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारे पास, यू सेड टू हर, यू सेड टू हर, आर यू वॉचिंग टीवी। ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको जो क्लास में समझाया था पहले पार्ट 1 में कि अगर हम किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप पता होना बहुत जरूरी जानकारी कि पहले क्या करना है। सबसे पहली जो चेंजेस करते हैं या सबसे पहला स्टेप होता है, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो इस कोटेड स्टेटमेंट को ही देखते हैं बेटा। क्या? इस कोटेड स्टेटमेंट्स के नेचर को देखते हैं बच्चों की किस तरह का ये हमारा स्टेटमेंट है बेटा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये कोटेड स्टेटमेंट जो है ये इंटेरोगेटिव है और ये क्लोज एंडेड है। क्या बच्चों? ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड का मतलब इसमें शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। किससे हो रही है बच्चों? शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो अगर हमारे पास क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव है बच्चों, क्या क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हमें क्या करना है? देखो बच्चों, सबसे पहले उसमें जो कोमा है, इस कोमा के बदले में इफ या वेदर में से एक लगाना है कोई भी। हालांकि इनमें एक अंतर भी है, वो आगे जैसे सब बढ़ेंगे एडवांस लेवल पे वहां मैं समझाऊंगा क्या डिफरेंस है। किस पर्टिकुलर केस में आप सिर्फ इफ लगा सकते हैं, वेदर नहीं लगा सकते हैं, और किस पर्टिकुलर केस में आप वेदर लगा सकते हैं, इफ नहीं लगा सकते हैं बेटा। दोनों के दोनों कंजंक्शन होते हैं, नो डाउट बच्चों, ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों बच्चों ये भी कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन है, और इनके बाद हमेशा हमें क्या चाहिए बच्चों? सब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए बच्चों? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये है, एक और बात समझना, कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसके अंदर जो ये हमारा इन्वर्टेड कोमा है, जो कोटेड स्टेटमेंट वाला हमारा जो स्टेटमेंट होगा, वो सेंटेंस के किसी भी टाइप में हो सकता है बच्चों। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। लेकिन जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे माय डियर लर्नर्स, वो हमेशा डिक्लेरेटिव ही बनेगा। इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि जब ये दो लोगों ने बात की थी तो उस समय किसी का ऑर्डर होगा या क्वेश्चन होगा या किसी का एक्सक्लेमेशन होगा, लेकिन जब वो बात हम किसी और को बताएंगे तो हमेशा वो डिक्लेरेटिव सेंस में जाएगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस का नेचर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में जब बनाओगे तो हमेशा डिक्लेरेटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अब हमने देखा जैसे बॉस की यहाँ पे ये क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहला चेंज हमने सर क्या किया यहाँ पे? सबसे पहला चेंज हमने बच्चों यहाँ पे किया कि इस कोमा के बदले, ये जो कोमा आपको दिख रहा है, इसके बदले हमने इफ और वेदर में एक लगा दिया, इफ। दूसरी बदलाव क्या होता है, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो बच्चों, यहाँ आना चाहिए आस्क। आस्क भी आ सकता है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आस्क भी लगा सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं बच्चों, डिमांडेड भी लगा सकते हैं, जैसा सिचुएशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगला बदलाव किया, आस्क। अब आपको पता होना चाहिए, अभी इससे पहले हमने बच्चों टोल्ड लगाया था और यहाँ दैट लगाया था, और यहाँ इफ और आस्क। क्यों? कि ये जो खेल है ना टोल्ड और आस्क का, इफ और दैट का, ये डिपेंड करता है बच्चों किस पे? आपके इस इन्वर्टेड कोमा मतलब इस कोटेड स्टेटमेंट के सेंटेंस के नेचर पे। अगर बच्चों ये डिक्लेरेटिव नेचर का होगा तो उसमें टोल्ड, उसमें दैट आएगा। अगर ये इंटेरोगेटिव नेचर का होगा, आस्क आएगा। अगर बच्चों ये हमारे पास इंपेरेटिव नेचर का होगा तो वहां पे इंप्रेशन आएगा, कैसा ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है, कमांडेड है। अगर बच्चों ये एक्सक्लेमेटरी नेचर का होगा कोटेड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय आएगा। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिमेटिक नेचर का होगा बच्चों, तो वहां पे विश आएगा, प्रेयर आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो ये कोटेड स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई सेंटेंस होती है उसको पहचानना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप उसे नहीं पहचान पाओगे तो ये चीजें आपसे गलतियां हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलो, तो अब हमने यहाँ आस लगाया, फिर से दो लोग कभी नहीं बदलेंगे, ना तुम बदलोगे और ना वो बदलेगी सर, ठीक है। मतलब स्पीकर और लिसनर ये दो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है बेटा। तो यू आस्क हर इफ, ठीक। अब हमें पता है बॉस कि जो लिखा हुआ हमारे पास स्टेटमेंट है इफ,
ये अपने आप में एक कंजंक्शन है, और किसी भी कंजंक्शन के बाद हमें कौन सा केस फॉलो करना होता है, सब्जेक्टिव केस। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा के रखना बच्चों, क्योंकि आपके ऑप्शन जो 4 होंगे उसमें एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन तो ऐसा ही होगा कि जो वो इंटेरोगेटिव यहां भी बना के दे देगा तो गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये सब्जेक्ट था ये पहले आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब वाला बाद में आएगा, क्योंकि बच्चों डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक, अब ध्यान देना, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन था, लिसनर। लिसनर कौन है, हर। हर का बेटा क्या बनेगा, शी। अब टेंस चेंज करना है कि नहीं करना वो यहाँ पे देखा जाएगा। सर ये बिल्कुल ये पास्ट में लिखा हुआ है तो टेंस चेंज होगा वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। क्या बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंगली टेंस चेंज होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, शी वाज वॉचिंग टीवी। बन गया भाई सभी का आंसर, ये आसान है ये, वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे ही इसके बच्चा एग्जांपल मैंने बता दिया आपको एक करके, आप और बनाना, डाउट्स होंगे तो कमेंट कर देना कुछ, ठीक है, अगली वीडियो में इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अब देखिए, अब आ जाओ सर इसका ओपन एंडेड केस। ओपन एंडेड केस का एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आई सेड टू हर व्हेन विल यू अटेंड माय क्लास। ठीक है बच्चों, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा ये इंटेरोगेटिव तो है बट ये बच्चों ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव है, और ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव बच्चों क्या होता है, हम अलग से थोड़ा रूल फॉलो करते हैं। क्लोज एंडेड का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, ओपन एंडेड थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसमें ध्यान देना बच्चों कि अगर हमारे पास ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव आएगा, ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, वो WH फैमिली वाला, WH फैमिली जिसमें हो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे ना थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको कि ये WH फैमिली जो होता है बेटा, जो ये WH फैमिली होता है इसका दो फंक्शन होता है माय डियर लर्नर, दो फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, ये पार्ट ऑफ स्पीच में दो तरीके से काम करता है बेटा। एक तो ये अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा बच्चों ये अपने आप में रिलेटिव कंजंक्शन भी है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। क्या बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव कंजंक्शन भी है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगी, अक्सर ये गलतियां बच्चे कर देते हैं। ध्यान देना बेटा, जब ये बनेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो उसकी सिचुएशन क्या है बच्चों, WH फैमिली सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, सेंटेंस के शुरुआत में आएगा और अपने बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। क्या बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करेगा। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा या कंजंक्शन बनेगा तो बच्चों ये दो क्लॉजेस के मिड में आएगा। कहाँ आएगा, दो क्लॉजेस के मिड में आएगा, और जब ये किसी के मिड में आएगा तो ये कंजंक्शन बनेगा। क्या कंजंक्शन बनेगा, और जब कंजंक्शन बनेगा तो इसके जस्ट बाद बेटा हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर कोई मेन वर्ब, फिर कोई ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेट बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के सामने आ रहा है कि अगर WH फैमिली सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए बच्चों तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव रूल फॉलो होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होगा बेटा। अगर वही WH फैमिली सेंटेंस के मिड में आ जाए बेटा तो वो क्या बनेगा, हमारा कंजंक्शन बनेगा, और किसी भी कंजंक्शन के बाद बेटा सब्जेक्टिव केस पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए वेरी गुड। एक बात और समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि अगर कोई जब ये स्टार्ट में आता है तो का काम करता है, कब, कौन, कहां, किसको, कैसे, कितना, है ना, कौन, क्यों। लेकिन जो सेंटेंस के बीच में आता है बच्चों तो ये काम करता है जा का, जब, जो, जहां, जिसको, जैसे, जितना, जो भी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में बेटा कई बार आ जाता है। जैसे देखो ऐसे एग्जांपल से, आई नो
वेयर इज ही गोइंग, ये बेटा। तो जब ये स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे आ जाता है, आई नो वेयर इज ही गोइंग, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो बेटा ध्यान समझ लेना पहले। ये गलत का रीजन ये कि जो बीच में आ रहा है ये कंजंक्शन है, अगर ये कंजंक्शन है तो इसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव केस, क्या बच्चों? तो ये यहाँ आता, ये यहाँ आता। माय डियर लर्नर्स, ऐसी गलतियों से बचना, बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बहुत आराम से समझाया कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक बेटा। चलिए वापस कम टू द क्वेश्चन। देखो बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन था, जैसे हमने देखा कि सर ये अपने आप में ये ओपन एंडेड है, हमें कोई और कंजंक्शन नहीं चाहिए बच्चों, हम इसी को ही कंजंक्शन बना लेंगे, इसी को ही बना लेंगे, वैन को ही। तो बच्चों अब ध्यान देना, ये वैन जो है मिड में आएगा और ये क्या बनेगा? कंजंक्शन। क्यों? उससे पहले ये स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद बेटा ये स्टेटमेंट। अब ये बनेगा यहाँ, जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यूएच फैमिली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, अब वो बच्चों कंजंक्शन बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे ही कंजंक्शन बनेगा इसके बाद सब्जेक्टिव केस। दूसरा बदलाव इस सेट टू को अब चेंज कर देना बच्चों, कहाँ? आस्क्ड। कहाँ बच्चों? और दो लोग कभी नहीं बदलेंगे सर, मैं और वो, आई आस्क्ड हर। गेटिंग माय पॉइंट बॉस? अब ये देखो हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए, ये यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये लिसनर होता है सर, यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस सी। ये विल को चेंज करे कि ना करे वो ये बताएगा, जैसे ही देखा बॉस ये सेकंड पर्सन है तो विल को हमें चेंज करके वुड में लिखना है। कहाँ बॉस? शी वुड। और हमें पता है किसी भी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अटेंड। अब ये देखो माई बेटा कौन सा पर्सन है? माई, आई, मी, माई बच्चों फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, तो ये भी आई है तो सेम वही आएगा हमारे पास, माई क्लास। यहां तक बच्चों कोई डाउट किसी को? यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। तो ये इंटेरोगेटिव का फेज हमने समझा। आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया इंटेरोगेटिव का सेंटेंसेस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिक्लरेटिव। फिर जब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तो इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी और कुछ स्पेशल केसेस, कुछ इसके बच्चों स्पेशल केस में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना ना भूलना, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये यूट्यूब चैनल हमारा आईबीटी गुरुग्राम का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।